संध्या ने थके कदमों से अपने कमरे की ओर रुख किया ही था कि पीछे से मंजू जी की आवाज़ आई। अरे बहू, जरा इधर आना तो। रात के 11 बज चुके थे और सुबह से भागदौड़ में लगी संध्या अब बस एक पल का सुकून चाहती थी, लेकिन जानती थी कि अगर नहीं गई तो छोटी छोटी बातों को तूल देने वाली मंजू जी बखेड़ा खड़ा कर देंगी। मजबूरन उसने अपने कदम सासू माँ के कमरे की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने देखा कि मोहित और आयुष भी वहां पहले से मौजूद थे। एक पल के लिए उसके कदम ठिठक गए। तीनों को यूं बैठे देख संध्या समझ गई कि कोई न कोई बात छिड़ने वाली है जो ज़्यादातर उसके खिलाफ ही होगी। जब भी तीनों मंजू जी के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं और उसी समय जब संध्या को उनके कमरे में बुलाया जाता है, तो इससे जाहिर हो जाता है कि संध्या ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ था और अब उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले 5 महीने में संध्या इस बात को अच्छे से जान चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कभी कोई बात नहीं की जाती थी। रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, संध्या को इस बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ पता होता था कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसके पापा ने उसकी शादी मोहित से कर दी थी। अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही संध्या ने एक स्कूल में 15,000 रुपये में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके ससुराल में किसी को उसके नौकरी करने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन हाँ, उसका अपनी मर्जी से खर्च करने पर काफ़ी एतराज़ होता था। उनके अनुसार पैसे टकों का रख रखाव करना संध्या को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उसमें से कुछ पैसों की उसने मिठाई खरीदी थी और साथ ही मंजू जी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाई थी। जब उसने खुशी खुशी साड़ी जाकर मंजू जी को दिखाई तो तब मंजू जी ने कुछ नहीं कहा। रात को खाने के साथ सबको उसने मिठाई भी परोसी और सबने खा भी ली, लेकिन रात को वो अपना काम निपटा कर अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी मंजू जी के कमरे में उसे बुलाया गया था। तब भी मोहित और आयुष उनके साथ उनके कमरे में ही थे। मंजू जी मुंह फुलाए पलंग पर बैठी हुई थीं, जबकि दोनों बेटे उनके पास ही खड़े हुए थे। उसके कमरे में जाते ही मोहित ने बोलना शुरू किया। संध्या, मम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने उनसे पूछे बगैर अपनी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। ये सुनकर संध्या ने हैरानी से मंजू की तरफ देखा और फिर कहा, पर मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। पहली सैलरी मिली थी तो मैंने सोचा कि घर में सबके लिए मिठाई ले चलती हूँ और फिर मम्मी जी के लिए साड़ी खरीद कर लाई थी और मैंने सारी सैलरी भी खर्च नहीं की है, कुछ पैसे ही तो खर्च किए हैं। बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो, इतनी बड़ी नहीं हो ओहदे में कि बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपनी मर्जी से अपनी मम्मी से पूछे बगैर कुछ नहीं करते। देवर आयुष बीच में ही बोला। एक बार तो संध्या का मन किया कि बोल दे कि देवर हो, देवर ही बनकर रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने सोचा कि बेवजह बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। संध्या मोहित से कुछ कहने को हुई ही थी तो मंजू जी बीच में ही बोल पड़ी। देखो बहू, तुम्हारा ये कदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। तुम इस घर की बहू हो, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए ना कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रही हो, और फिर क्या कमी है हमारे घर में जो पैसों को फालतू खर्च कर रही हो। ये पहली बार था इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर संध्या चुप हो गई। बाद में मोहित जब कमरे में आया तो संध्या ने उसे समझाना चाहा, लेकिन मोहित तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने डांट कर
उसे ही चुप करवा दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद मोहित ने उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जो उसके स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था। जैसे ही सैलरी नकद में उसके हाथ आती थी, उसी दिन आते समय संध्या को बैंक में जमा करनी पड़ती और उसका नोटिफिकेशन भी मोहित के फ़ोन पर ही आता। पर यह जरूर होता था कि स्कूल से आने से पहले मंजू जी संध्या को फ़ोन कर देती थी और फिर सामान मंगवा लेती थी। ये अलग बात थी कि वो खर्चा संध्या ही करती थी। इससे उन्हें मोहित और आयुष को ऐतराज नहीं था। खैर, संध्या कमरे में पहुंची तो उसके अंदर आते ही हमेशा की तरह मोहित ने ही बोलना शुरू किया। संध्या, मैंने सुना है कि तुमने बैंक में आज अपनी एक आरडी करवाई है। ये सुनकर संध्या पहले तो हैरान रह गई कि आखिर मोहित को कैसे पता चला। फिर उसे याद आया कि मोहित के मोबाइल पर ही तो नोटिफिकेशन आया होगा। अभी वो सोच ही रही थी कि मोहित ने कहा, संध्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने बैंक में आज एक आरडी करवाई है? मेरा दोस्त राकेश वहीं काम करता है। वो बता रहा था कि तुम आज बैंक गई थी एक नई आरडी खुलवाने के लिए और हर महीने की 5,000 रुपये की आरडी करवा कर भी आ गई। ये सुनकर संध्या ने कहा, हाँ, मैंने आज ही एक आरडी करवाई है। ये सुनकर मोहित नाराज होता हुआ बोला, तुमसे मना कर रखा है ना कि अपनी मर्जी से पैसे मत खर्च किया करो। अरे तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस अपनी मर्जी से आरडी करवा कर आ गई। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। मोहित, मैंने ये सोचकर आरडी करवाई है कि ये भी सेविंग ही तो है और मुझे इसके बारे में सब पता है। मैंने सोच समझ कर ही तो आरडी करवाई थी। अच्छा, आपके पैसे सेविंग में ही थे। हम कौन सा खर्चा आपसे करवाते हैं जो आप बिना पूछे आरडी करवा कर आ गई? एक तो वैसे ही आप अपनी सैलरी अकाउंट में लेने की जगह नगद लेती हो और ऊपर से बिना कुछ पूछे ये सब कर देती हो। अब की बार आयुष बीच में बोला, पर संध्या ने उसे जवाब देने की जगह मोहित से कहा, आरडी भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है, इसमें गलत क्या है? ऊपर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है, उल्टा बचत ही हो रही है। हाँ, तुमसे कौन सा खर्चा करवा रहे हैं हम जो बचत नहीं होती है? बचत के नाम पर कुछ भी कर रही हो। अरे हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर दें। अरे औरतों की आदत होती है पति से छुपकर पैसा रखने की, लेकिन हमारी तो वो भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इन्हें देखो, ये सब औरतों के बस की बात नहीं होती है। अब की बार मंजू जी बोली। इससे पहले संध्या कुछ कहती, मोहित बोल पड़ा, आइंदा हमसे पूछे बिना इन्वेस्टमेंट मत करना। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस बेवजह पैसे खर्च करवा कर आ जाती हो और साथ ही साथ अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट हमें दे दो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कोई एटीएम पासबुक अपने पास रखने की। आखिर कितनी बार विश्वास करें तुम पर? और हो सके तो अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में लेना शुरू करो। ये सुनकर संध्या हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। पर मोहित फिर बोला, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अभी लाकर दो मुझे तुम्हारा एटीएम और पासबुक। ये तो अच्छा है कि मेरे मोबाइल से सब कुछ कनेक्ट है और नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नहीं तो तुम तो घर बर्बाद करके आ जाओ। मैं कोई पासबुक या एटीएम कार्ड तुम्हें नहीं दे रही हूँ मोहित। मैं कमाना जानती हूँ तो अपने पैसों को इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। मुझे पता है बचत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी हूँ, इतनी तो समझ है मुझ में। संध्या के मना करने पर तीनों बहुत गुस्सा हो गए। तब मंजू जी बोली, बहू तुझे समझाया ना कि ये सब औरतों के बस की बात नहीं है। इतनी सी बात तेरे दिमाग में घुस नहीं रही है जो बेवजह बहस किए जा रही है। माफ़ करना मम्मी जी, आप लोग ही कहते हो ना कि आपके बेटे आपसे पूछे बगैर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। आप भी तो एक औरत ही हो, फिर आप कैसे ये कह रही हैं कि ये औरतों के बस की बात नहीं? फिर आयुष की तरफ मुड़कर बोली, और देवर जी, आपको अगर कंट्रोल में रखना है तो कल को आपकी पत्नी आएगी, उसे रखिएगा। मुझसे इतने सवाल जवाब करने का आपको कोई हक नहीं है। और फिर मोहित से बोली, मैं कोई एटीएम कार्ड या पासबुक आपको नहीं दे रही हूँ, बस कह दिया मैंने। मुझे भी अच्छे से पता है कि बचत कैसे की जाती है।
कहकर संध्या कमरे में चली गई। पीछे तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दूसरे दिन संध्या ने अपना मोबाइल नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा लिया तो नोटिफिकेशन अब उसके मोबाइल पर आने लगे। इससे भी मोहित और नाराज हो गया, लेकिन संध्या ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले में यदा कदा संध्या को ताने सुनने को मिल जाते थे। पर अब संध्या ने इग्नोर करना सीख लिया था। जैसे ही इस बारे में बात होती तो संध्या उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। पीछे सब बड़बड़ा कर रह जाते थे। वो जानती थी कि ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था। अपनी मेहनत की कमाई पर सिर्फ उसका हक होगा और अब वो अपने हक के लिए खड़े रहने से भी पीछे नहीं हटेगी।